अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुल्क में पोस्ट इलेक्शन सूरत हाल खां पोइ फ़िज़ा जेका है उहा चिटी थी रही है। मरकज़ ऐं पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज़ वाज़े तौर हुकूमत ठाहिण जी पोज़ीशन में अची वई आहे, जॾहिं त मुख़्तलिफ़ सूबनि में सिंध में पीपल्स पार्टी खे हिकु वाज़े बरतरी हासिलु आहे ऐं उते पीपल्स पार्टी पंहिंजे ॾढ ते हुकूमत ठाहिण जी पोज़ीशन में आहे। जॾहिं त बलोचिस्तान रिवायती तौरु उते जेको मैंडेट आहे उहो विरहायल आहे मुख़्तलिफ़ पार्टियुनि में, पर हिन भेरे कॉम्परस पार्टियूं बलोचिस्तान में वरी नमूदार थियूं आहिनि। उन्हनि काफ़ी सीटूं खटियूं आहिनि, बलोच कॉम्परस्तन ऐं पश्तून कॉम्परस्तन एज़ वेल एज़। जॾहिं त ख़ैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ खे सरसी हासिलु आहे, पर उते बि हुकूमत ठाहिण लाइ खेनि ॿी कंहिं पार्टी जी ज़रूरत आहे। पर जीअं त मुस्लिम लीग नवाज़ तरफ़ां वाज़े इहो इशारो ॾिनो वियो आहे त हिन भेरे हुकूमत साज़ी में कंहिं बि क़िस्म जा जेके रिवायती तरीक़ा आहिनि उहे अख़्तियार न कबा ऐं उन्हनि सभिनी पार्टियुनि खे मौक़ो ॾिबो त जंहिंजी बि अक्सीरत आहे हुकूमत ठाहिनि। पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो में हुकूमत साज़ी जो मरहलो केतिरो ॾुखियो आहे ऐं उहा सेलिंग कीअं थींदी, अॼोके प्रोग्राम में असां उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ऐं असां सां गॾु ॻाल्हि ॿोल करण लाइ स्टूडियो में मौजूदु आहिनि नामियारा तज़िया निगार ऐं अवामी वर्कर्स पार्टी जी मरकज़ी कमेटी जा अगवान यूसुफ मस्ती खान साहब। खान साहब, वेलकम टू द शो। मेहरबानी जी। आपने इलेक्शन देखे। मैं थोड़ा शुरू करूँगा अपना जो रंग है, फ्लेवर है आपकी पॉलिटिक्स का, वहाँ से। मुल्क में 2013 के बड़े इंतखाबात हुए, उसमें प्रोग्राम थे, नारे थे। आपको यहाँ जो हमारी रिवायती लेफ्ट है वो कहाँ पे दिखाई दी? बिल्कुल उसका कोई रिफ्लेक्शन नहीं था। पूरी रीजन में इलेक्शन होते हैं, कहीं ना कहीं लेफ्ट का रिफ्लेक्शन आता है, वो इंतखाबात में होते हैं या उनकी जो नुमाइंदा या प्रॉक्सी पार्टीज़ होती हैं वो होती हैं। यहाँ बिल्कुल ये नारा और ये फ़िक्र इरोड हो गया है और उसका किसी किस्म का तज़किरा ही नहीं था। किस तरह आप देखते हैं? जी, असल में बात यह है कि हमारी अपनी जमात जो थी अवामी वर्कर्स पार्टी, वो तो अभी रिसेंटली बनी है। अभी तो वो उस फेज़ में है कि मुस्तकिल इसको बनाने के लिए अक्टूबर में इलेक्शन होंगे पार्टी के अंदर। तो ये उबूरी दौर था। हमने फ़ैसला ये किया था कि जी उबूरी दौर में जब हमारी पार्टी ऑर्गेनाइजेशन मौजूद नहीं है हर जगह, तो फिर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना हमारे लिए सूदमंद नहीं होगा। जहाँ पर हम अगर 25 वोट लें, 20 वोट लें, उससे तो बेहतर ये है कि इंसान उससे इज्तनाब करे। लेकिन जिन इलाकों में हम कंटेस्ट करने के उसमें थे, जैसे खैबर पख्तूनख्वा में हमारी एक सीट थी, फानूस गुजर साहब की, जो चेयरमैन है इस वक्त हमारे, तो वो उसने कंटेस्ट किया। उसने तकरीबन कोई 10,000 वोट लिए वहाँ से, तो वो एक साइजेबल वोट था तो जो हमने लिया वहाँ खैबर पख्तूनख्वा में। इसी तरह टोबा टेक सिंह में हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं फ़ारूक तारिक साहब, उसने कंटेस्ट किया सूबाई असेंबली में। तो जहाँ जहाँ हम कर सकते थे तो हमने ये फ़ैसला किया था वहाँ करेंगे, और जहाँ नहीं कर सकते थे, कोई तंजीमी वो नहीं था, उसमें हमने एक वो बनाया हुआ था कि जी जो इलाकाई कमेटियाँ हैं वो अगर किसी को नामज़द करती हैं और फिर उसको पार्लियामानी बोर्ड जो है टिकट देगी। तो इलाकाई कमेटियों ने भी किसी को नहीं नामज़द किया, क्योंकि पार्टी पोजीशन वो नहीं थी जो हम इलेक्शन में जाएं। अभी तो हम बन रहे हैं ना, पार्टी बना रहे हैं, तो उस प्रोसेस में थे। इस वजह से शायद हम नज़र नहीं आए उस तरीके से जिस तरह आना चाहिए था। अच्छा, इसे पार्टी से कतई नज़र, जो पूरा हमारा लेफ्ट है पूरी कंट्री में और प्रोविंसेस में, इस तरह की पार्टी हैं जिनका थोड़ा बहुत फ्लेवर जो है उस तरह का है कि वो माजी में भी उनका सोशलिज्म और वर्कर्स की जो जदोजहद उससे रिलेटेड है, उनका अलायंस भी किसी तरह का हमें बनते हुए नज़र नहीं आ रहा। इतनी डिसइंटीग्रेशन है। देखें जो सरमायादाराना पार्टीज़ हैं या फ्यूडल पार्टीज़ हैं वो तो अलायंस भी बना लेते हैं, इलेक्टेबल्स को ले लेते हैं एक दूसरी पार्टी में, लेकिन यहाँ पे कोई बड़े इख्तलाफात भी नहीं है लेफ्ट में, हैं भी छोटी पार्टियाँ। लेकिन हमें इस तरह की जो मैनिफेस्टेशन होनी चाहिए, बड़े जो रिफ्लेक्शन है जैसे इलेक्शन है, उसमें होना चाहिए था कोई अलायंस पूरे मुल्क में, आप सिंबॉलिकली खड़े हो जाए, वो भी नहीं दिखाई दिया। तो ये क्या आलमिया है लेफ्ट का? तो मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि इसलिए नहीं खड़े हुए कि हम जानते थे कि हम अगर खड़े भी हो जाएं नज़र नहीं आएंगे इस रॉ में। तो इस वजह से हम जहां नज़र आ सकते थे वहां तो हमने कंटेस्ट किया अपने हवाले से। लेकिन अलायंसेस मैं समझता हूं लेफ्ट को अब चाहिए कि एक यूनाइटेड पार्टी बना के आए। मैं यही कह रहा हूं क्योंकि लेफ्ट की एक मोर्चा एक जैसे हिंदुस्तान में लेफ्ट की डिफरेंसेस अब वो रही नहीं कि चीन और रूस का झगड़ा है, फलाना फलाना झगड़ा है। अब सीधी सीधी सियासत करनी है, एंटी फ्यूडल, एंटी इंपीरियलिस्ट और प्रो नेशनलिस्ट किस्म की एक सियासत, सेक्युलर सियासत की ज़रूरत है जो इस मुल्क की इस वक्त ज़रूरत है। उसके लिए मैं समझता हूँ कि जितने भी फैक्शंस हैं लेफ्ट के, उनको चाहिए कि वो एक पार्टी बनाएं, जिसके प्रोसेस में हम जा रहे हैं। हम तो इस प्रोसेस में काफ़ी अरसे से 95 से
कोशिश कर रहे हैं कि करें। मेरी पाकिस्तान नेशनल पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी और अवामी जमहूरी पार्टी मर्ज हो के हमने नेशनल वर्कर्स पार्टी बनाई। फिर मजदूर किसान पार्टी का एक अच्छा खासा खेप हमारे साथ आया तो हमने उसको वर्कर्स पार्टी कर दिया। फिर अभी जो लेबर पार्टी और अवामी पार्टी ये तीन हम जब मर्ज हुए तो हमने अवामी वर्कर्स पार्टी के नाम से हम आए। अब ये चूँकि अबूरी स्टेज था जहाँ हम अभी तक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर खड़े नहीं कर सके, इस वजह से हमने इलेक्शन से इज्तनाब किया कि बजाय इसके कि अगर मैं खड़ा हो जाऊँ और मुझे मिले वोट 20 तो फिर उसमें ज़्यादा इंसान के लिए मुश्किल हो जाता है कि अगले लोकल बॉडीज़ में भी हम कामयाबी हासिल करने की कोशिश करें। तो लोगों के जहन में वही आएगा, यार ये तो वो 20 वोट वाला है तो नहीं जीतेगा, ये जो है हमारे यहाँ ट्रेंड। तो इस वजह से हमने उसमें उस तरह से पार्टिसिपेट नहीं किया। और जाहिर है फिर इन जो रवायती पार्टीज़ हैं जैसे पीपल्स पार्टी हो गया, मुस्लिम लीग नून हो गया, इनसे तो हम अलाइंस नहीं कर सकते थे क्योंकि हमारे और उनके प्रोग्राम्स में बहुत बड़ा फ़र्क है। अच्छा, दूसरा मुल्क में एक एक्सट्रीमिज़म की बात चल रही है, उसमें एक लहर है, हमले हो रहे हैं, एक फ़िक्र जो है वो गालिब है पूरा उसमें, और समझते हैं कि वो सियासत में और रियासत को अपने हाथों में ले लें और अपनी मर्ज़ी का यहाँ निज़ाम चलाएं। इस पूरी सूरत हाल में हमें ये दिखाई दे रहा है कि जो रिवायती हमारी लेफ़्ट हुआ करती थी, जो प्रोग्रेसिव थी और जिनको ये लोग समझते कि ये मुनहरिफीन हैं और उनको निशाना बनाते थे, उनको वो कहीं भी जिक्र में नहीं ला रहे। लेकिन अलमिया आज का ये है कि लेफ़्ट पार्टीज़ में आपकी ANP आ रही है, आपकी पीपल्स पार्टी आ रही है, और कहीं पर किन अखबारों ने तो MQM को भी लेफ़्ट की पार्टी लिख दिया कि जो एक्सट्रीम फोर्सेस हैं वो इन लेफ़्ट की पार्टीज़ को और लिबरल और सेकुलर पार्टीज़ को हमला कर रहे हैं। तो ये शिफ्ट किस तरह हो रहा है? ये पूरा जो बैनर है और पूरी जो पग है इन लोगों के पास कैसे आ गई? ये जी देखें, हमारी जो जैसे हमारे स्ट्रेंथ वो नहीं है जो हम चैलेंज कर सकें इस वक्त। तो हकीकत बात ये है कि हम नहीं चैलेंज कर सकते और वो जानते हैं कि ये तो हमारे लिए इस वक्त कोई चैलेंज नहीं है, ठीक है ना। और जो पार्टीज़ हैं जिसको हमारे मीडिया और ये सारा लेफ़्ट तो नहीं कह रहा लेकिन कहता है सेक्युलर और लिबरल फोर्सेस, अब हमारे मीडिया ये भूल जाता है कि जी सेक्युलर लिबरल फोर्सेस ने जब 18वीं तरमीम लाया तो उस सेक्युलर और लिबरल फोर्सेस ने उस 18वीं तरमीम के अंदर जो ज़िया के बकायात थे, फेडरल शरीयत कोर्ट है और उसमें एक और शिक डाल दी बल्कि मज़ीद आर्टिकल 91 जिसमें यह कहा गया कि जी कोई भी गैर मुस्लिम नेशनल असेंबली में अगर इलेक्ट होता है तो वज़ीर आज़म के लिए उन्हें इलेक्शन लड़ सकता है, तो वो भी उन्होंने स्टॉप कर दिया। तो ये सेक्युलर और लिबरल का थोड़ा सा मशकूक हो जाता है। लेकिन ये ज़रूर है कि मैं समझता हूँ तालिबान ये समझ रहे थे कि इनका एक एग्रीमेंट है अमेरिका के साथ और इन्हीं के हवाले से अमेरिका में मार रही है। इनकी हुकूमत है, फ्रंटियर में ANP की हुकूमत है, यहाँ पीपल्स पार्टी और MQM की हुकूमत है सेंटर में, और ये मिल करके अमेरिका के साथ हमें मार रहे हैं। तो इसलिए ज़्यादा निशाना वही बने जो वो समझते थे कि इनको मार रहे हैं। अच्छा, मजमूई तो आते हैं इंतखाबात पर। आपने देखा पूरा इंतखाबात हुए मुल्क में और इलेक्शन कमीशन ने दावा किया कि उन्होंने बड़ी कोशिशें की, फेयर और ट्रांसपेरेंट हुए। इंटरनेशनल ऑब्जर्वर ने भी कहा है कि कहीं कहीं धांधली हुई। आपने किस तरह देखा है इन इंतखाबात को? कितने हिस्टोरिकल वाक़े हैं ये जो इंतखाबात हुए हैं और रास्ता निकल रहा है हमारे मुल्क का जो बहरान? मैं तो समझता हूँ कि जी एक बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात इस हवाले से है कि जो फोर्सेस जिसका आपने अभी जिक्र किया कि ये जो फंडामेंटलिस्ट हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो अपने बंदूक के ज़ोर से अपना आइडियोलॉजी मुसल्लत करना चाहते हैं, उन्होंने तो भरपूर कोशिश की कि इलेक्शन ना हो, लोग ना निकलें। और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के अवाम की एक कामयाबी है कि इसके बावजूद लोग निकले, लोगों ने वोट कास्ट किया। और मेरे ख्याल में पहली मरतबा इतने लोग हमने ख़ुद जब मैं वोट डालने गया, इतने लोग निकलते हुए, बूढ़े बच्चे, हमारी बहनें माएँ सारे निकले हुए थे और अपना वोट कास्ट कर रहे थे, ये बिला खौफ बिला डर कि भाई कोई हमें मारेगा या कुछ करेगा। लोग तो निकले हैं और लोगों ने डिफीट किया उस माइंडसेट को जो नहीं चाहती थी इलेक्शन हो। अच्छा, तब्दीली की बड़ी बातें हुई। एक परसेप्शन ये आ रहा है कि असल तब्दीली तो पंजाब में आई है, जो कई डिकेड से इस तलाश में थे कि उनको अपनी इंडिजिनस पॉलिटिकल पार्टी मिले, अपनी लीडरशिप मिले, और इस तरह उनकी जो महरूमी थी उसका बड़ा रिफ्लेक्शन हुआ है कि पंजाब की दो मेजर जो पार्टीज़ हैं वो वहाँ से भारी अक्सर से जीत भी आई हैं और हुकूमत भी बना रही हैं। तो आप क्या समझते हैं कि वाकई ये एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में कि पंजाब का जो सिविलियन फेस है उसने रियासत में और फेडरेशन में असर्ट किया है, और किस हद तक ये पॉजिटिव भी है? ये मेरे ख्याल में बहुत ही पॉजिटिव है जी, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज़ का वहाँ से जीतना और इतने भारी अक्सरियत से जीतना, तो मैं समझता हूँ पंजाब ने एंटी एस्टेब्लिशमेंट अपना पोस्चर जो है वो सामने ज़ाहिर कर दिया है। क्योंकि इस मुल्क के अंदर आप देख रहे हैं
पहले की बात छोड़ दें कि पहले तो ये इलेक्शन भी मनूवर किए जाते थे, सब कुछ होता था, लेकिन ये तो हम जानते हैं कि इस दफ़ा ये इलेक्शंस मनूवर उस तरह नहीं हुए हैं जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट करती चली आ रही है। और उसमें फिर एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट का लीडर जो पंजाब से उभरता है और वो अक्सरियत से जीतता है, तो मेरे ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट आइसोलेट हो गई है अब इस मुल्क के अंदर। उनका अमल दखल अब जो है उस तरह नहीं होगा जैसे पहले था। और आते ही साथ आप देखेंगे कि नवाज शरीफ में बहुत सी तब्दीलियाँ मैं देख रहा हूँ। जीतते ही साथ पहले उसने ये किया कि जी मैं भारत के साथ दोस्ती करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए, और टेलीफोनिक राब्ते भी किए, जो कि मेरे ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट के लिए तो बहुत कड़वी गोली है। लेकिन आप क्या समझते हैं इसके पीछे स्ट्रेंथ क्या है? नवाज शरीफ की अपनी पार्टी है या पंजाब में जो बुनियादी तौर पर सिविल सोसाइटी और सिविलियन एक बना है, जो आवाज़ बनी है, वो स्ट्रेंथ है? दोनों जी हैं। लेकिन पंजाब की पार्टी ने भी बाकी सूबों से ज़्यादा परफॉर्म किया है, ये तो आप डिनाई नहीं कर सकते उसको। जो है उसको क्रेडिट वो तो है, उसने वहाँ इनसे बेहतर परफॉर्म किया। ये तो बाकी तो अपने लूट कसोट में लगे रहे, तो लेकिन पंजाब में उसने परफॉर्म करके दिखाया है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि फिर जो नेगेटिव कैंपेनिंग हुई है ना पीपल्स पार्टी की तरफ से और एएनपी की तरफ से, तहरीक इंसाफ की तरफ से, मेरे ख्याल में इसने भी उसको स्ट्रेंथन किया है नवाज शरीफ को, क्योंकि ये भूल जाते हैं कि इतने पैसे उन्होंने खर्चे, लेकिन पैसे खर्चते हुए वो नवाज शरीफ को पेश कर रहे थे, ठीक है, जो इनके समझ में नहीं आ रही थी मेरे ख्याल में। तो उसको पब्लिसिटी तो मिल रही थी बगैर पैसे खर्च किए। और नेगेटिव पॉलिटिक्स को मेरे ख्याल में आज का जो वोटर है, लगता ऐसा है इस रिजल्ट से कि नेगेटिव पॉलिटिक्स को पसंद नहीं करता इतना, क्योंकि इस हमाम में तो सारे जानते हैं सब नंगे थे, खाली नवाज शरीफ नहीं था, वो सब नंगे थे। अब सब लोग, चूंकि मीडिया इतनी आज़ाद है, लोग पढ़ते भी रहते थे कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ज़मीनें कब्ज़ा की जा रही हैं, फलाना हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी उधर था। तो मेरे ख्याल में काफ़ी वाज़े एक मैसेज लोगों ने, अपना पंजाब के लोगों ने दिया है कि जी हम इसको नहीं बर्दाश्त करेंगे। दूसरा एक फैक्टर है, पीपल्स पार्टी ने पंजाब में फिर एक और बात आप देख लें जी, पंजाब का पहला लीडर है जिसने अप्रोच किया कौम परस्तों को, बलूचिस्तान के भी और सिंध के भी, ठीक है, अपनी रवायती पॉलिटिक्स से हटकर, ठीक है, और मुतबादिल एक कुव्वत पैदा करने की कोशिश की जो कौम परस्तों और नवाज शरीफ के साथ मिलके एक उनको इम्पीटस देना चाहा नवाज शरीफ ने। सिंध में तो कामयाब नहीं हुए क्योंकि कोई मुतबादिल शायद ये नहीं बन पाए हमारे साथी, लेकिन ये कि बलूचिस्तान में तो खान साहब, इस नुक्ते पर मैं आपसे ज़्यादा डेलिब्रेशन करवाऊंगा जो नेशनलिस्टों के साथ, खास तौर पर जो बलूचिस्तान का है। दूसरा एक फैक्टर पंजाब में ये है कि पीपल्स पार्टी ने जो साउथ पंजाब का सराइकी सूबे का जो वहाँ कैंपेन चलाई थी, वो समझ रहे थे कि उनके सेंटीमेंट को एड्रेस करके आइसोलेट करेंगे बाकी पंजाब से जो नवाज शरीफ का पावर बेस है। लेकिन वहाँ ये दिखाई दे रहा है कि जैसे उसका रिटेलिएट पंजाबी नेशनलिज्म की सूरत में ये हुआ है कि उन सब लोगों ने जहाँ जहाँ बैठे हुए थे, वो सराइकी में थे या सेंट्रल पंजाब में थे, उन्होंने अपनी उस पार्टी को वोट दिया है जिसने पंजाब को इंटैक्ट रखा है एज अ प्रोविंस। तो आप समझते हैं कि ये रिटेलिएशन या फियर फैक्टर ने काम किया है पस मंज़र में नवाज शरीफ की जो इतनी लैंडस्लाइडिंग वहाँ हुई है? नहीं, मैं समझता हूँ कि जी जहाँ तक सराइकी सूबा और सराइकी इलाके का मसला है, तो उसमें अभी तक तो कॉन्ट्रडिक्शंस बहुत हमको नज़र आए। पहले तो नहीं आते थे, हमारी अपनी पार्टी ने सराइकी सूबे को, पाकिस्तान नेशनल पार्टी ने सबसे पहली जमात थी मीर गौस बख्श बीजंजो ने एक्सेप्ट किया था सराइकी एज अ कौम, और उसको एक अलग पार्टी की हैसियत से हमने वो किया था। लेकिन इस दफ़ा हमको जब इन्होंने सीरियसली करना चाहा कि जी हम कोई सूबा बनाए साउथ पंजाब या फलाना पंजाब, वो ये नज़र आ रहा था कि ये कौमियतों के हवाले से नहीं करना चाहते, बल्कि पंजाब को डिवाइड करना चाहते हैं ताकि पंजाब का जो वो एक हेजेमनी है उसको कमज़ोर किया जाए। अगर तो ये, क्योंकि आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो हम तो एक्सेप्टेड ही नहीं है ना एज अ कौम, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र ही नहीं है हमारा, ना बलोच का, ना सिंधी का, ना पश्तून का, ना सराइकी का, ना पंजाबी का। तो एक स्टंट था जो इन्होंने चलाया जिसमें वो सीरियस खुद भी नहीं थे, लेकिन वो स्टंट जो चलाया उसमें देखें 3 वाज़े इख्तलाफात निकले खुद सराइकी बेल्ट में। एक तो बावलपुर सूबा वाला, दूसरा खुद बलोचों का, वहाँ जो सराइकी इलाके में बसते हैं, उन्होंने बाकायदा जलसे किए, जुलूस किए कि जी हमारे बलूचिस्तान के साथ हमें शामिल करो। जी हाँ, वहाँ खुद भी मैं गया था, बहुत बड़े जलसे जुलूस हुए थे। तो ये एक कंट्रडिक्शन भी मौजूद था। और फिर नज़र ये आता है कि शायद जो शहर हैं साउथ पंजाब के, उसमें शायद पंजाबी अक्सरियत है,
मुझे लग ऐसे रहा है। नहीं, वैसे वो तो है कि सेटलमेंट का भी बड़ा वहाँ है जब कि वहाँ लोग आबाद सेटलमेंट का हुए भी हैं मसला over हुआ the है years, वो आए तो हुए हैं। लेकिन ये कि मैं समझता हूँ और कोशिश करेंगे कि नवाज शरीफ से बात भी करें इस मामले में कि जी कम अज़ कम पाकिस्तान को कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाए। कायदे आज़म का पाकिस्तान वो था जो 1940 के करारदाद में लिखा हुआ था, जिसमें फुल फ्लेज्ड ऑटोनॉमी है, और कायदे आज़म का पाकिस्तान वो था जो 11 अगस्त 1947 को जो उसकी तकरीर थी कायदे आज़म साहब की, एक सेकुलर और मॉडरेट किस्म का पाकिस्तान, उसको बनाने की कोशिश मेरे ख्याल में इनको करना चाहिए, क्योंकि इसके पास अब पंजाब का टोटल मैंडेट आया हुआ है। और ये मेरे ख्याल में अगर इस दफ़ा चांस मिस करेंगे तो फिर कभी हमें चांस नहीं मिलेगा। अच्छा, नवाज शरीफ की हम बात करें, बहुत सारी बातें कैंपेन में भी उन्होंने की कि हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात, अभी भी फॉरेन मीडिया से वो बात कर रहे थे, बड़े ओपन थे, और रिटॉरिक उनकी थी कि हिंदुस्तान के साथ जा रहे हैं, उन्होंने इनवाइट कर दिया सारी चीज़ें, और यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि जो बड़े बड़े ब्लंडर हुए हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में, कारगिल समेत, उनके कमीशन होंगे, वो रिपोर्ट हम उनकी पब्लिक करेंगे, इस तरह असर्ट करने की वो कोशिश कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि ये नवाज शरीफ अपने आप को कंसोलिडेट कर पाएंगे इन सूरत हाल में, और वाकई जो इस्टेब्लिशमेंट है रिवायती तौर पर, जिनका अपना माइंड सेट है, स्टैटिक डेप्थ और बहुत सारी चीज़ें जो चला रही है, अभी तक वो कोई बज़ाहिर ऐसा नहीं लग रहा कि उन्होंने वहाँ से गिव अप किया है, तो कितना ये स्पेस बना पाएंगे एक नए पाकिस्तान के लिए जो यहाँ से सफ़र शुरू करेगा? मैं जी समझता हूँ कि जी इंटरनेशनल सिनारियो में काफ़ी तब्दीली आई है, चेंज आई है। स्ट्रेटेजिक डेप्थ का जहाँ तक तस्वुर था तो वो ज़िया का दौर था, जिसमें एस्टेब्लिशमेंट ने एक ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ के हवाले से बनाया। उस वक़्त फुली अलाइड था अमेरिका और पाकिस्तानी फ़ौज, एक पूरे अलाइंस में था ताकि कम्युनिस्ट रूस को रोके और अफ़गानिस्तान में जाके इनको शिकस्त दे भी दी, और उसमें इन्होंने ये बनाया कि जी स्ट्रेटेजिक डेप्थ हमारा अफ़गानिस्तान है। अब सिनारियो पॉलिटिकली इंटरनेशनली भी चेंज है। चेंज इस तरह है कि जी अमेरिका और हमारे फ़ौज का माइंडसेट मिलता नहीं है आपस में, उनका क्लैश है। CIA ISI का भी बहुत बाज़ बुनियादों पर क्लैश है। CIA ISI के ऊपर शक्की है कि जी ये तो तालिबान से अंदर मिला हुआ है, बाहर जो है मैं वो कर रहा है। खान साहब, ये बहुत अहम पॉइंट है, इस पर हम बात करेंगे। यहाँ एक वक्त हो रहा है ब्रेक का। नाज़रीन, हिते वक्त थियो आहे, हिकिड़ी साई जो असां गॾु रहिजो। वापसि अची यूसुफ मस्ती खान साहब खां वधीक इन नुक़्ते तां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असां गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाज़रीन। खान साहब, आप बात कर रहे थे कि नवाज शरीफ किस तरह एक ग्लोबल चेंज है, उसमें पहले जैसी दुनिया में हालतें नहीं रही, पाकिस्तान में नहीं रही, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उन्होंने साथ साथ ये भी कहा है कि भाई अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं या वार अगेंस्ट टेररिज्म एक बड़ा बैनर है इस पूरे रीजन में जो लेकर पाकिस्तान भी चल रहा है, और बाकी उसको हम तब्दील करेंगे। तो आप क्या समझते हैं कि हमारी इकानमी जब ऑलमोस्ट क्रिपल्ड है और हम डिपेंड कर रहे हैं IMF, वर्ल्ड बैंक, जो अदरवाइज़ अमेरिका और यूरोप के तसल्लुत में, इतना आप उनसे निकलकर सावरन होकर किस तरह ये सारी चीज़ें चला सकते हैं जबकि आप उनकी ज़रूरत है? मैं समझता हूँ कि जी एकदम से कोई तब्दीली आने वाली नहीं है, ठीक है ना। इस वक्त जो है तब्दील इसलिए वो कहता है हम करेंगे क्योंकि अमेरिका भी चाहता है कि जी तालिबान के साथ मुज़ाकरात हों, ठीक है, और मुज़ाकरात के ज़रिए से हमें निकलने का अफ़गानिस्तान से मौका मिले। लेकिन वो चाहते हैं कि एक छोटा सा फोर्स हम फिर भी वहाँ रखना चाहते हैं अफ़गानिस्तान में, ताकि वो हो। मुझे एक और डर है, मुझे डर ये है कि अफ़गानिस्तान जो कि एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट तो नहीं था ज़ाहिर शाह के ज़माने में, वो एक ट्राइबल कॉन्फेडरेसी थी, और ज़ाहिर शाह उसको जिरगे के हवाले से चलाता था, और सिंबल ऑफ यूनिटी किंग ज़ाहिर शाह था और उसका जिरगा था, ठीक है ना। अब जब वहाँ इनकलाब आया सरदार दाऊद वाला, तो सरदार दाऊद के इनकलाब ने उसकी थोड़ा सा उसको चेंज कर दिया, उसको वो तब्दील हो गया। हाँ, उसको वो ले जाना चाहते थे एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की तरफ। सोशलिज्म की तरफ तो जा नहीं सकते थे क्योंकि हमारी सोसाइटी वहाँ उस वक्त तैयार नहीं थी सोशलिज्म के लिए। वो एक रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाना चाहते थे, मिडिल पाथ था जो, उसको जाके अमेरिका ने अपसेट कर दिया। हालांकि वहाँ पे चूंकि इनबॉर्न एक इनकलाब था, उसको लोगों ने एक्सेप्ट भी कर लिया था। 3 साल तक तो वहाँ कोई गड़बड़ नहीं थी, लेकिन यहाँ से जो गड़बड़ शुरू हो गई, अमेरिका के पैसे आने लगे, तो उसको उन्होंने अपसेट कर दिया। अपसेट कर दिया जब रूस चला गया और वहाँ से खल्क पार्टी को इन्होंने निकाला, तो खल्क पार्टी को निकालने के बाद जो है चाहिए तो ये था अमेरिका को कि ज़ाहिर शाह वहाँ बैठा हुआ था, उसको दोबारा उसी डगर में ले जाते और ज़ाहिर शाह को कहते कि जी आप लोहे जिरगा बुलाओ और जो लोहे जिरगा फैसला करता है उसको आप चुन लो
और हम यहाँ से चले जाते हैं। वो एक खूबसूरत तरीका भी होता है। रूट्स भी थे, रूट्स भी थे और सिंबल ऑफ यूनिटी वही था ना जी। उसको फारसीबान भी मानते थे, उसको पश्तून भी मानते थे, तो फिर एक मसला कुछ और होता। लेकिन इन्होंने तो उसको बिल्कुल अपसेट कर दिया। अब अपसेट करने के बाद अब ये जब जाते हैं वहाँ से, नेटो निकलती है और ये निकलते हैं, तो फिर हामिद करज़ई तो 2 दिन भी नहीं ठहर सकता है। और हामिद करज़ई अगर चला गया, फिर ये तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस की लड़ाई एक तवील अरसे तक चलती रहेगी, जिसका स्पिल ओवर जो है पूरे इस रीजन में, सेंट्रल एशिया में, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में बहुत बुरी तरह से पड़ने वाला है। तो मुझे ये डर भी है और उम्मीद है कि नवाज शरीफ इस चीज़ को भी जहन में रखते हुए अपनी यहाँ की स्ट्रेटजी बनाएगा। स्ट्रेटजी फिर इस तरह बननी चाहिए, जब ये चीज़ें हमारे जहन में हों तो स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए जो नवाज शरीफ ने पहला कदम लिया है कि हिंदुस्तान के साथ दोस्ती, ईरान के साथ दोस्ती, रीजनल पीस इनिशिएटिव्स और रीजनल एक ब्लॉक बनाने की कोशिश करे, ताकि अमेरिका जो है फिर इसको दबा भी नहीं पाएगा और ये ब्लॉक भी एक खूबसूरत ब्लॉक बन के उभरेगा। अच्छा, दूसरा जो ये पहले थ्योरी फ्लोट कर रही थी कि इवन अमेरिका वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में इस तरह के फोर्सेस आ जाएं इक़्तिदार में जिनके तालिबान के साथ या इस तरह एक्सट्रीम एलिमेंट के साथ कोई अच्छे ताल्लुकात हैं, बेहतर उनकी बात भी सुनते हैं। तो आप क्या समझते हैं, इस थ्योरी ने कहीं पस पर्दा काम किया है और नवाज शरीफ और खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान का आ जाना ये ज़रा इजी होगा उनके साथ, जो 2014 के बाद विड्रॉल के बाद जो सूरत हाल बनेगी और वहाँ जो सारे लोग अपने स्टेक्स मांगेंगे तो ये लोग इन पोजीशन में होंगे कि बात कर सकें उनसे? मेरे ख्याल में उन्होंने तो यही समझा होगा, लेकिन मैं तो इस मूवमेंट को बिल्कुल एक अलग, ये तालिबान सिर्फ नहीं है, ठीक है ना, हम तो तालिबान कहते हैं हमको, लेकिन बेसिकली ये तालिबान सिर्फ नहीं है, एक बिल्कुल पॉलिटिकल माइंडसेट है जो इंटरनेशनली एक इस्लामी इनकलाब लाना चाहता है, वो इनकलाब जो उनके जहन का हो। और उसका स्प्रिंग बोर्ड उन्होंने पहले तो सोचा कि जी इथोपिया और इस किस्म के ममालिक जो हैं वहाँ पे हम शुरू करें, लेकिन ये कि वहाँ वो शायद इतने कामयाब नहीं हुए, तो वो आके यहाँ जमा हो गए और यहाँ पर उन्होंने एक बाकायदा इनका सबका आपस का अलायंस है। और ये जो है अपना माइंडसेट को इस तरह नहीं छोड़ेंगे कि नवाज शरीफ कह दे कि नहीं, वो तो मुतालबे करेंगे ना जी, ठीक है हम तो अपना इस्लामी रियासत चाहते हैं और हम अफ़गानिस्तान में इस्लामी रियासत हमको बनाने दो, ठीक है ना। अब लेकिन सवाल ये है कि जो झगड़े होंगे, जो नॉर्दर्न अलायंस वाले हैं, फारसीबान हैं और ये तालिबान हैं, और इनके जो झगड़े चलेंगे, क्योंकि इस वक्त हामिद करज़ई जो है वो बेसाखियों पे खड़ा है नॉर्दर्न अलायंस के, पश्तून उसमें नहीं है। पश्तून ये जो तालिबान की मूवमेंट है, इसको आप समझ लें नेशनलिस्ट कम रिलीजियस मूवमेंट है ये, क्योंकि पश्तून वहाँ है ही नहीं। फिर मुझे याद है कि डॉक्टर नजीबुल्लाह ने आखिरी दिनों में जब ताजमहल जमाली साहब मरूम वज़ीर आला थे, मुझे पैगाम किया था कि जी ताजमहल जमाली को कहें कि यहाँ का कोई सेटलमेंट करे इससे बात करके इसाक खान से। तो मैं गया, जमाली साहब से मिला, जमाली साहब से उसके एम्बेसडर उस ज़माने में थे कुदरतुल्लाह अहमदी, उनको मिलाया। उन्होंने कहा कि जी नजीब साहब कहते हैं कि मैं इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हूँ, आप मेहरबानी करके गुलाम इसाक से बात करें, ये फैसला आप करें एज अ बलोच, हम चाहते हैं आपके सारा है ये सहरा। तो उसने कहा ठीक है मैं बात करता हूँ। उसने बात की, उसके बाद आके मुझे कहा कि भाई गुलाम इसाक खान नहीं मानता है, वो कहता है इसमें आप मुदाखलत मत करो, आप अपना सूबा संभालो। फिर उसके बाद डॉक्टर साहब ने मुझे बुलवाया था, मैंने जाके उससे बात की, तो उसने मुझे कहा कि देखो इनको समझाओ, ये खित्ता जहाँ हम हैं इस वक्त अफ़गानिस्तान में, ये एक बादशाहत थी, जो बादशाहत हमने ख़त्म करके हमने इसको एक स्टेट स्ट्रक्चर्स कुछ दिए हैं, जिसमें फ़ौज भी है, हमारी ब्यूरोक्रेसी भी है, हमारे दूसरे इदारे हैं जो फंक्शन कर रहे हैं, मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनके इदारे हमने बनाए हुए हैं, पहले तो नहीं थे इस तरह। अब मसला ये है कि अगर हमें तो मारेंगे, मैं इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हूँ, यूनाइटेड नेशन के यहाँ फ़ोर्स को ला के बिठाते हैं 3 महीने के लिए, ISI के फ़ोर्स को बिठाते हैं 3 महीने के लिए, मैं तैयार हूँ, और वो आएँ यहाँ, मैं रिज़ाइन करूँगा, उनके हवाले करूँगा, वो 3 महीने के अंदर डी माइन और डी आर्म करें अफ़गानिस्तान को सबसे पहले, उसके बाद वो इलेक्शन कराएँ, जो जीतेगा उसको देखे वो चले जाएं। ये एक ही हल है मेरे नज़र में। तो मैंने उनको पूछा पॉइंटेडली, मैंने कहा फिर आपकी पोजीशन, कहता है इलेक्शन हम जीतेंगे, क्योंकि हमने इतना काम किया कि इलेक्शन हम जीतेंगे। तो अगर नहीं किया इन्होंने, तो फिर आप याद रखो, मुझे कहा कि 50 साल तक इस खित्ते में अमन नहीं होगा, और इतनी खून रेजी होगी खुद पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान परेशान हो जाएगा। बड़े लीडर थे उस जमाने के, बड़े लीडर थे, देखें बड़ा नुकसान फोरसाइट था ना, फोरसाइट था, तो वो भी हमने मिस किया। अभी जो है मैं समझता हूँ कि ये भी इतना आसान हल नहीं है अफगानिस्तान का, ठीक है ना। अफगानिस्तान इस वक्त कौन सा वो कुव्वत है जो अफगानिस्तान को यूनाइट कर सकता है, वो तो हमें नज़र नहीं आ रहा कहीं भी।
अगर पाकिस्तान मुदाखलत करता है अफ़गानिस्तान के अंदर तो फिर यही फोर्सेस जो हैं वो फिर भी लड़ेंगी, क्योंकि हम तो बदनाम इसलिए ना कि हम हर जगह मुदाखलत करते रहे पास्ट में। अच्छा खान साहब, अब अफगानिस्तान में हम आगे बात करते करते तो पड़ोस में चलते हैं, वहाँ हमारा जो बलूचिस्तान है वहाँ पे भी इंतखाबात हुए हैं और नेशनलिस्ट जो फोर्सेज हैं उन्होंने 2008 के बाद दोबारा वहाँ हिस्सा लिया है। तो आप किस तरह वहाँ हुकूमत बनते हुए देखते हैं इस पस मंज़र में कि बलूचिस्तान के हालात बहुत ही ख़राब थे? गुज़िश्ता हुकूमत के ज़माने में वहाँ गवर्नर राज लग गया था, किलिंग हो रही थी, मिसिंग पर्सन का इशू अभी तक एड्रेस नहीं हुआ, महरूमी अपनी जगह है, तो क्या कोई होप है वहाँ पे अभी? मुझे उम्मीद है कि शायद ये जो लोग आएंगे हुक्मरानी बनेंगे, ये एस्टेब्लिशमेंट को और MI और ISI की जो पॉलिसीज़ वहाँ चल रही हैं उनको रिवर्स करेंगे, मुझे लगता ऐसे रहा है। और फिर आप देख रहे हैं कि इस इलेक्शन में भी बलोच एरियाज़ में बहुत कम वोट पड़े हैं, वोट इतने नहीं पड़े हैं। ऐसे ऐसे कैंडिडेट्स भी आए हैं जिनको सिर्फ 500 वोट मिले हैं, 700 वोट मिले हैं, ठीक है ना। वोट बेसिकली उस तरह नहीं पड़े हैं। मैंडेट अब भी आप कह सकते हैं लोगों ने डराया, जो हमारे भाई जो लड़ रहे हैं उन्होंने लोगों को डराया, ब्लास्ट किए, सारा कुछ किया, वो अपनी जगह पर है, लेकिन ये कि वोट बहरहाल कम पड़े हैं, ठीक है ना। अब कम पड़े हैं तो जाहिर है मैंडेट उस तरह का नहीं है बलूचिस्तान का, पॉपुलर मैंडेट तो आप नहीं कह सकते हैं ना। इलेक्ट हो गए, इलेक्टेबल्स थे, इलेक्ट हो गए। अब इनको चाहिए कि इसको पॉपुलर मैंडेट में तब्दील करें, ये खुद अपनी हुक्मरानी से। वो यही हो सकता है कि जी ये सारे इसको रिवर्स करें। इसको रिवर्स करने के बाद वो जो कुव्वतें बनाई हुई हैं उन्होंने, जो अख्तर मेंगल साहब गलत तो नहीं कहते हैं कि जो अल शम्स और अल बदर टाइप के तंजीमें बनाई हुई हैं उनको डिसबैंड करें और उनसे सारे हथियार लेके और इस फौज को बैरिक्स में भेज दें। और उसके बाद जो है ये कोशिश करें कि उनके साथ नेगोशिएट करें। और उस नेगोशिएशन में मैंने इसलिए कहा कि अगर एक बड़ा चेंज लाने के लिए, इस मुल्क में अमन लाने के लिए नवाज शरीफ उनसे बात करना चाहता है तो वो तो आज़ादी मांग रहे हैं। अब आज़ादी से लेस तो आप 1940 का करारदाद ही पेश करते हैं ना, कर सकते हैं उनको कि जी आपको टोटल एटोनमी होगी, आपके साइल वसाइल आपके हक में होंगे, और आपको कभी अगर हमसे शिकायत हो तो आप इस ग्रुपिंग से निकल भी सकते हैं 1940 के करारदाद के तहत। उनको सेटिस्फाई करने के लिए राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन अप टू सेसेशन उनको गारंटी करनी पड़ेगी, फिर वो जाके आपके मेन स्ट्रीम में आएंगे ना। अच्छा देखिए, पीपल्स पार्टी पर तो शायद जो जिस प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, वहाँ उन्होंने एतबार नहीं किया। इन्होंने आज़ाद हुकूक बलूचिस्तान पैकेज दे दिया, दूसरे कोई पैकेजेस थे, लेकिन उनका कोई असर हमने वहाँ नहीं देखा। अब ऑन द कंट्री पीपी वहाँ से इरोड हो गई, जो 1-2 दिन सीटें वैक्यूम में उन्होंने ली थी। नवाज शरीफ जो इस्लामाबाद में रियल फोर्सेज हैं, पहले तो वहाँ कितना पावर ले पाएंगे और फिर उनसे बलूचिस्तान में कितना ले सकेंगे स्पेस जो उन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है ओवर द ईयर्स, क्योंकि झगड़ा तो सारा यही है। पॉलिटिकल फोर्सेज तो पिछले ज़माने में बैठी हुई थी, रैसानी साहब थे वहाँ के सरदार थे, इस मरतबा कोई जहरी साहब या और कोई हमारा सरदार आ जाएगा, तो वो जो स्पेस है वो नवाज शरीफ ले पाएंगे आप समझते हैं बलूचिस्तान? मेरे ख्याल में अगर हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप में मैच्योरिटी है, ठीक है ना, नवाज शरीफ में तो मुझे मैच्योरिटी नज़र आई है कि एक गया और उससे इमरान खान से ताज़ियत भी की और कहा भूल जाओ और मिल के हमें इसको चलाना, सबको अपील कर रहा है कि आएँ मिल के इसको चलाना हम चाहेंगे, अकेले नहीं कर सकते कोई कुछ। ये मेरे ख्याल में एक अच्छा अप्रोच है, क्योंकि इस वक्त अगर ये पॉलिटिकल लीडरशिप जो हमारी है, जिसमें इमरान साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, ये अगर मिल करके एक स्टैंड लेते हैं तो मैं नहीं समझता हूं कि किसी को जरूरत होगी कि इनको घर भेज दें। अच्छा, दूसरा ये है कि माजी में हमने देखा नवाज शरीफ साहब के जो 2 अदवार थे उनमें सूबों और मरकज़ के दरमियान एक क्लैश था, चपकलिश थी, और उससे महरूमी ने जन्म लिया कि भाई कौमी सवाल हम जिसको कहते हैं वो सरफेस हुआ, रिफ्लेक्शन उसका हुआ। इस मरतबा आप क्या देख रहे हैं बलूचिस्तान और सिंध में, जब नवाज शरीफ मरकज़ में बैठे होंगे, यहाँ पीपल्स पार्टी होगी, क्या आप समझते हैं कि 18वीं और 20वीं तरमीम ने इतना काम किया है कि ये पहले जैसा हम मंजर नहीं देख सकें, उससे कम हो महरूमी और सूबे अपनी एक ऑटोनॉमी एक्सरसाइज करें वसाइल की और अपने जो पॉलिटिकल अख्तियारात हैं उनको? मैं नहीं समझता हूँ जी। देखिए, इन्होंने ऑटोनॉमी तो नहीं दी, इन्होंने डिवॉल्व किया, पावर डिवॉल्व किया ना,
कुछ, क्योंकि आपका कंकरेंट लिस्ट जिसके खिलाफ हम लड़ते रहे कि जी इसको सूबों में टोटली दे दिया जाए, कंकरेंट लिस्ट अपनी जगह पर मौजूद है, इंटैक्ट है, इंटैक्ट बाकी जगलर करके और बना दी है, हाँ और बना दिए हैं, ठीक है ना। और उसमें से जहाँ पैसे वाली चीज़ें हैं वो तो उन्होंने सेंटर ने अपने पास रखा है। फिर सायर और वसाइल की तकसीम, भाई क्यों तकसीम आप सूबों के हवाले करें उनके वसाइल को ना, उन्होंने नहीं तकसीम कर दी 50% सेंटर 50% सूबा, ठीक है। अब एक बलूचिस्तान है मिसाल या सिंध है, वो कहते हैं जी 60 साल से आप हमारे सारा कुछ खा रहे थे और चोरियां कर रहे थे, हमारे सारा माल मवेशी तुमने लूट लिया। अब जब हम अपना डिमांड कर रहे हैं और लड़ रहे हैं कि हमारे साहिल वसाइल हमें दो, आप कहते हो चलो यार मैंने 100 रुपये आपसे लिया था ना, 50 आप रखो, परवाह नहीं। ये खैरात तो हम नहीं मांग रहे ना, वो तो ये तस्वुर है ना। तो इसीलिए इसको रिविजिट करना पड़ेगा, इसको रिविजिट करके टोटली इसका जो साहिल वसाइल हैं, इसकी ग्वादर पोर्ट का मसला है, दूसरे मसाइल हैं, वो तो जब तक इख्तियारात और वसाइल नहीं देंगे तो ये झगड़ा तो चलता रहेगा। नहीं, मैं यही स्पेसिफिकली पूछ रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब जो पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं बेसिकली और मरकज़ में होंगे, और दोनों जब इंटीग्रेटेड हो जाएंगे पंजाब और मरकज़, तो फिर किस तरह की आप देख रहे हैं कि इनकी शिकायत किस तरह की बनेगी उनसे? देखें जी, एक बात तो ये है कि नवाज शरीफ ने इस दफ़ा, ठीक है ना, जो सिंध और पंजाब और बलूचिस्तान में और ख़ासकर ये पश्तून हमारे जो खान साहब हैं महमूद अचकज़ई, जो पंजाबी साम्राज्य करके अपनी सियासत करता था, वो जाके उसने कंटेन कर दिया, उनको अपना साथ मिला दिया पंजाबी लीडरशिप ने, ठीक है ना, अपने साथ मिला दिया सिंध के भी कौम परस्तों को और बलूचिस्तान के कौम परस्तों को भी, ठीक है। अब उसमें उसको खुद को भी नुकसान पहुंचा है। मैं आपको बता दूं, मैं समझता हूं कि अगर शायद वो अकेला लड़ता इलेक्शन तो एक मुतबादिल पीपल्स पार्टी का नवाज शरीफ ही बनता, तो अब वो बना नहीं पाया उसको मुतबादिल उस अलायंस को, क्योंकि उसके अंदर खुद भी सुना है बड़े आपस के इख्तलाफात भी थे और वो भी थे, तो उस किस्म का एक यूनिटी नहीं थी, तो इसलिए वो मुतबादिल भी नहीं बनी। लेकिन ये कि मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ इस वक्त इतना मैच्योर होके आया है और वो बात सुनने के लिए भी तैयार है, बात जो उसके समझ में आती है उसको करने के लिए तैयार है। मुझे इतना तो उम्मीद नहीं है कि टोटली वो जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ वैसा होगा, उस तरह करेगा, लेकिन काफ़ी हद तक वो जाएगा आगे। अच्छा, बलूचिस्तान में पर्सनालिटीज़ जो है वो हमेशा मैटर करती हैं ओवर द ईयर्स, पूरी पॉलिटिक्स में, बुगटी साहब से लेकर बेंगल साहब, हमारे मरी साहब, सारे। इस वक्त बलूचिस्तान में जो हुकूमत बनते जा रही है, आप क्या समझते हैं, ऐसा कोई सेंट्रल फिगर मौजूद हैं जो सब लोगों को आपस में चला सकें और उसके बाद मरकज़ के साथ और बाकी जो चीज़ें हैं उनको वो हैंडल कर सकते, कोई अम्ब्रेला बन सकती है? नहीं जी, मैं नहीं देख रहा हूँ। हाँ। क्योंकि ये जो लीडरशिप अभी है, इस लीडरशिप में वो मैच्योरिटी और वो कन्विक्शन नहीं देख रहा हूँ जो बलूचिस्तान के लिए हो। अगर वो होती तो पहले से ही ये हमारे कॉम्प्रेस जो हैं, जो कि इलेक्शन पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स के ज़रिए से बलूचिस्तान के मसाइल को हल करना चाहते हैं, और ये मैं समझता हूँ सही डेमोक्रेटिक तरीका है एक मसले को हल करने का, लेकिन वो उस तरह बिहेव उन्होंने नहीं किया। मिसाल के तौर पर बीएनपी मैंगल और नेशनल पार्टी में अलायंस होना चाहिए था और खान साहब का अलायंस इनके साथ होना चाहिए था, एक यूनिटी इलेक्शन के दौर में बन जाती, बलोच पश्तून डिवाइड का भी, और इस पार्लिमानी पॉलिटिक्स के हवाले से भी जो हमारी फोर्सेस करना चाह रही हैं उनका भी एक बन जाता। अब ये एक दूसरे के खिलाफ रहे हैं इलेक्शंस में, अब जाके एक कोलिशन बनाएंगे, उस किस्म की यूनिटी मेंटली भी नहीं होगा। मिसाल के तौर पर बीएनपी मैंगल है, वो तो अभी तक प्रोटेस्ट कर रहा है कि जी मेरे साथ ज्यादती हुई है, धांधली हुई है, ठीक है ना। और अगर बीएनपी मैंगल निकल जाता है इस ट्रायो से तो फिर मसाइल हैं, ठीक है ना, कि इस वक्त तो एक छोटा सा भी हिस्सा अलग हो जाए इस प्रोसेस से तो प्रॉब्लम्स हैं, फिर तो ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगे ना। अच्छा, इसमें अख्तर जान मैंगल की जो आना, फिर इलेक्शन में हिस्सा लेना महदूद टाइम में, और उसके बाद जो अभी सिनेरियो हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो वहाँ एहतजाजी चल रहा है, वहाँ के धांधली हुए जिस तरह आपने कहा, तो उनके लिए क्या बचता है बाकी इस सूरत हाल में, क्योंकि उसके बाद कोई मैंडेट भी नहीं जिस तरह वो मनोवर कर सके, उनसे बातचीत कर सके, जितना उनका स्ट्रेचर था या जिस तरह आए थे वो 6 नुकात पेश किए, तो अगर ये चले जाते हैं तो कितना डिफ़िकल्ट होगा फिर ये सारे बलूचिस्तान को कंपोज करना? मैं कहता हूँ बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ आपको कि इस वक्त तो बलूचिस्तान को एक एक उस जहन की ज़रूरत है जो पार्लिमानी हवाले से पॉलिटिक्स में आना चाहता है, ठीक है। अब उसके रिजर्वेशंस पहले से थे कि जी इधर जो है वो अभी भी किलिंग्स हो रही हैं, अभी भी ये हो रही हैं। पीपल्स पार्टी का आपने जिक्र किया कि जी 18th अमेंडमेंट और वो नई पैकेजेस दिए लेकिन नहीं हुआ। उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी ने तो लोगों के लाशों के पैकेज भी देता रहा ना, तो वो तो नहीं कर सकता था ना, नहीं हो सकता था, दोनों चीज़ें कैसे होंगी, तो और पैसे भी नहीं दिए।
तो लेकिन ये कि अख्तर मेंगल का भी जो मुझे डर है कि ये इन्होंने मेरे ख्याल में सही तरीके से बलोच अवाम के हवाले से अपनी पॉलिटिक्स को नहीं इन्होंने किया, इन्होंने सीटों के हवाले से किया है, जो ख़तरनाक है। एक चाहिए ये था कि बलोच अवाम का जहन में रख कर और ये अपनी पॉलिटिक्स को एक अलाइंस के सूरत में विथ डिमांड्स के क्या क्या हम करेंगे आने के बाद, ताकि जो लड़ रहे हैं उनको भी थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन होता, थोड़ा रास्ता निकलता। तो चूंकि मेच्योर लीडरशिप नहीं है तो वो नहीं हुआ। सिंबॉलिक जो लीडरशिप थी हमारी, खैरबश मरी और ये आप जानते हैं कि इसके अलावा भी बहुत से सरदार बलूचिस्तान में थे, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं थे जितने ये तीन थे, क्योंकि ये अवामी पॉलिटिक्स करते थे ना जी, कुर्बानियाँ, अवामी पॉलिटिक्स, बलोच कौम परस्ताना पॉलिटिक्स, उस हवाले से ये ज़्यादा सामने आए। अब इस स्टेचर का ना मीर गौस बख्श बिजन जो है जो चीज़ों को संभाले, नेगोशिएट करे, बैलेंस करे, उस किस्म के उस स्टेचर का भी नहीं है। लीडरशिप जो है वो काफ़ी गिरी है। अच्छा, अब जाते जाते खान साहब, सिंध को आपने देख लिया, दोबारा उन्होंने पीपल्स पार्टी को मैंडेट दिया है, बावजूद इसके के कहते कि इनकम्बेंसी फैक्टर था, पंजाब में उसने काम किया, वहाँ से धुल गए, यहाँ पे लोगों ने दोबारा उनको चुना है। किस तरह देख रहे हैं सिंध में हुकूमत साजी, और ख़ास करके कराची जो वेरी क्रिटिकल है, वहाँ कह रहे हैं कि दोबारा अलायंस शायद दोबारा हुकूमत बनाएगा, क्या देख रहे हैं आप सिंध प्रोविंस का? देखें जी, सिंध बेचारा अताब में है, मैं समझता हूँ बहुत सख्त अताब में है, और ये मैं समझता हूँ कि हमारे मैं अपने को भी इसका जिम्मेवार ठहराता हूँ और अपने कौम परस्त भाइयों को भी जिम्मेवार ठहराता हूँ कि जी उनको अब अपने पॉलिसीज़ के ऊपर रीथिंक करना पड़ेगा। इस किस्म की पॉलिसीज़ अब नहीं चलेंगी इस मुल्क के अंदर कि आप जो है एक सर्टन एक चीज़ को लेके उसके ऊपर अपनी सियासत चलाएं कि जी लोकल गवर्नमेंट बिल हो गया उसके ऊपर सियासत चलाएं, या MQM हो गया उसके ऊपर सियासत चलाएं। आपको ठोस अपना प्रोग्राम खुद बनाना पड़ेगा कि आप सिंध के लोगों को क्या देना चाहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इस किस्म की सियासत से मैं समझता हूँ सिंध के लोग बेजार हैं, मुतबादिल नहीं है, इसी वजह से मुतबादिल वो नहीं बन पाए, ठीक है ना। अब इतना बड़ा जो यानी सिंध रवायती तौर पर एक फ्यूडल सोसाइटी है, तो वो फ्यूडल सोसाइटी के जो सबसे बड़ा सरबरा पीर साहब थे पगारा, वो भी नहीं डिलीवर कर पाया ना जी, फिर भी ज़्यादातर वडेरे उस तरफ रहे, इस तरफ नहीं आए, ठीक है ना। और कौम परस्तों ने भी कोई ख़ास वो नहीं किया। हो सकता है वो तो कहेंगे कि जी धांधली हुई है, हो सकता है हुआ हो कहीं कहीं धांधली, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो मुतबादिल बनकर सामने नहीं आए। हाँ साहब, बड़ी बड़ी मेहरबानी, बहुत सारी बातें हैं, किसी और प्रोग्राम में इस पर डेलिब्रेशन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, तव्हां पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो में सॼे मुल्क में ऐं चइनी सूबनि में जेका पॉलिटिक्स ऐं हुकूमत साज़ी थिए पई उनखे अनफोल्ड थींदे ॾिठो। अॼु असां कचर की यूसुफ मस्ती खान साहब सां हिते प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो। ईंदड़ प्रोग्राम में ॿिए कंहिं बि असां हाज़िर थींदासीं। इजाज़त ॾींदा, अला वाहिद।